गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। चलो आज हम लोग शुरू करते हैं रिमेनिंग कंसेप्ट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो हमारा बच गया था, और आज इसमें हम लोग पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और वहाँ से देखेंगे किस तरह के क्वेश्चंस कंपटीशन में आता है। ओके, तो शुरू करते हैं डी ब्रॉगली इक्वेशन से और डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस से। ओके, डी ब्रॉगली ने कहा था बच्चे कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है ना, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उसके पास दो तरह के नेचर होते हैं, डुअल नेचर होता है। एक होता है वेव नेचर, दूसरा होता है पार्टिकल नेचर। तो वेव नेचर होने की वजह से उसमें क्या होगा, वेवलेंथ। मेरी बात ध्यान से सुनते जाओ। वेव नेचर होने की वजह से क्या होगा, उसमें वेवलेंथ होगा, और पार्टिकल नेचर होने की वजह से उसमें क्या होगा, मोमेंटम होगा। और इसी दोनों को उन्होंने क्या कंबाइन कर दिया, मतलब वेव नेचर मतलब क्या होगा, वेवलेंथ, और पार्टिकल नेचर होने से क्या होगा, उसमें मोमेंटम। और इसी दोनों को क्या किया, उसने कोरिलेट कर दिया और उसने एक रिलेशन बना लिया, लेमडा इक्वल टू एच बाई एम भी। क्या बना लिया, लेमडा इक्वल टू एच बाई एम भी। ओके, और लेमडा क्या होता है आपको पता है, ये प्लांक्स कांस्टेंट होता है। वैल्यू कितना होता है, 6.6 इंटू 10⁻³ जूल इंटू सेकेंड। ओके, तो चलो ये वैल्यू याद रखना, ये आपको हमेशा याद रखना है, डेरिवेशन तो पूछता नहीं है, आप हमेशा याद रखना लेमडा इक्वल टू एच बाई एम भी। ओके, अब यहाँ से कभी कभी कन्वर्जन भी आ जाता है। आप देखोगे तो वहाँ पर जैसे एम बी को हम लोग क्या लिखते हैं, मोमेंटम लिखते हैं। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, आप जानते हो कि काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ एम बी स्क्वायर होता है। तो यहाँ से एम को बाहर निकाल लेते हैं, हाफ एम, और जो हमारा भी स्क्वायर है, क्या हमारे पास भी स्क्वायर, तो यहाँ पर भी को क्या लिख सकते हैं हम, पी बाय एम लिख सकते हैं। कैसे, अरे देखो पी इक्वल टू क्या होता है, एम भी, तो यहाँ से भी इक्वल टू क्या होगा हमारा, पी बाई एम होगा या नहीं होगा, तो भी स्क्वायर क्या होगा, इसी का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये तो हमने लिखा है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, पी स्क्वायर बाई 2m हो जाएगा ना। देखो तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा मोमेंटम का फॉर्मूला क्या हो जाता है, √2m इंटू काइनेटिक एनर्जी, √2m, m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओके, इंटू काइनेटिक एनर्जी। कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर मैंने एक न्यूमेरिकल भी लिया हुआ है, देख लो। इफ़ काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इतना जूल, कैलकुलेट वेवलेंथ, इसका वेवलेंथ निकालना है। काइनेटिक एनर्जी आपका ये फॉर्मूला होता है जो ऑलरेडी आपको दिया हुआ है, तो उस वैल्यू पर पुट कर लेते हैं हम लोग। मास हाफ एम का वैल्यू ये बताया था ना, अभी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻³ kg, भी स्क्वायर, और ये इतना हो गया, ठीक है। तो यहाँ से भी निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा, 10⁻³ मीटर पर सेकेंड, ये वेलोसिटी हो गया। अब आपको पता है कि हमको क्या निकालना है, लेमडा निकालना है, वेवलेंथ निकालना है। तो लेमडा बराबर क्या होता है, एच बाई एम भी। तो आपका भी निकल चुका है, मास आपको पता है, एच का वैल्यू पता है, तो लेमडा नहीं निकाल लोगे, एकदम बच्चे वाली कहानी है। ओके, चलो अब चलते हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, अगर इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, मोशन में है, तो आप एक ही टाइम पर, एट वन टाइम, आप उसके दो चीज़ कैलकुलेट नहीं कर सकते। वो क्या क्या दो चीज़ है, एक तो उसका है पोजीशन, एक क्या हमारा उसका पोजीशन, और दूसरा क्या है मोमेंटम। मोमेंटम मतलब पोजीशन और मोमेंटम, आप एक ही समय में दोनों चीज़ फाइंड आउट नहीं कर सकते ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन। ओके बच्चों, ये किसने कहा था, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये आप 100% एक्यूरेसी के साथ नहीं निकाल सकते कि सर एक ही सेकेंड में इसका पोजीशन क्या होगा और मोमेंटम क्या होगा। आप मान लो 5 सेकंड पे निकाल रहे हो, तो 5 सेकंड पे या तो आप पोजीशन निकाल पाओगे तो मोमेंटम में एरर आ जाएगा, और अगर आपने 100% मोमेंटम कैलकुलेट कर लिया तो पोजीशन में एरर आ जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट्स। तो एक समय में आप दो काम नहीं कर सकते। जैसे आप कर रहे हो कि हम बुक खोल के पढ़ रहे हैं और टीवी भी देख रहे हैं, तो ये रॉन्ग है। आप एक ही समय में ना तो पढ़ पा रहे हो ना तो टीवी देख रहे हो, आप कोई एक ही काम करोगे। मतलब गेटिंग माई पॉइंट्स, एट वन टाइम वी कैन कैलकुलेट ओनली पोजिशन और ओनली मोमेंटम, बोथ थिंग्स कैन नॉट बी कैलकुलेटेड एट वन टाइम। ओके, सीधी सी बात है। तो उसने एक रिलेशन बनाया, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच बाई 4π। याद करना इसको, ये इक्वेशन डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी, डेल्टा एक्स क्या है, डेल्टा एक्स है एरर इन, ध्यान दो इधर 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 दो, एरर इन पोजिशन, एरर इन पोजिशन। ओके, और इंटू डेल्टा पी, डेल्टा पी को आप ये भी लिख सकते हो, मा एम डेल्टा भी, है ना, पता है आपको, मास तो कांस्टेंट आता तो बाहर निकाल लिया, एम डेल्टा पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच बाई 4π। ऑलरेडी याद होना चाहिए ये सब बच्चे, 2-3 बार लिखो याद हो जाएगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से वही वाला क्वेश्चन है, आपको दिया हुआ है एरर इन मोमेंटम, मतलब क्या दिया हुआ है, डेल्टा पी दिया हुआ है। अब बताया तो अभी, डेल्टा एक्स मतलब एरर इन पोजीशन, तो डेल्टा पी एरर इन मोमेंटम, सीधी सी बात है। तो एरर इन मोमेंटम आपको दिया हुआ है 0, मतलब डेल्टा पी 0 दिया हुआ है, तो डेल्टा एक्स निकालना है। एकदम बच्चे वाली कहानी, वैल्यू पुट कर लो यहाँ पर, क्लियर है ना। ये वाला इक्वेशन आपको याद है, उस पर बैठा लो। ओके, चलो आगे चलते हैं, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल।
ये इंपॉर्टेंट है, देखो यहाँ से थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो ये किसने दिया था? स्क्रोडिंजर ने दिया था, स्क्रोडिंजर ने दिया था क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, और इसी से हमारा क्या निकला हुआ है? क्वांटम थ्योरी भी निकला हुआ है। ओके, क्वांटम थ्योरी यहीं से निकला हुआ है, क्वांटम नंबर जो हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल क्या कहता है एटम का, वो स्क्रोडिंजर ने दिया था, और उसने कहा था डी स्क्वायर जाई बोलो या साई बोलो, ठीक है। तो डी स्क्वायर जाई या साई बोल दो, डी स्क्वायर साई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर साई बाय डी वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर साई बाय डी जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम बाय एच स्क्वायर इंटू ई माइनस बी इंटू जाई इक्वल टू 0। अब ई क्या है यहाँ पर? ई है हमारा टोटल एनर्जी, ये सब याद रखना, टोटल एनर्जी पूछ सकता है इस तरह से, इसका कोई यूज नहीं है, न्यूमेरिकल नहीं आता इससे, बस ये थ्योरेटिकल पोर्शन ही आता है, ठीक है। और यहाँ पर वी क्या है बच्चे? ये है पोटेंशियल एनर्जी। वी क्या है? अब ये वेलोसिटी नहीं है, गेटिंग माय पॉइंट्स, ये ई है टोटल एनर्जी किसका? इलेक्ट्रॉन का, ओके। और वी क्या है हमारा? पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। और जाई क्या है हमारा? जाई है बच्चे हमारा, ये है आपका वेव फंक्शन, क्या कर सकते हैं इसको हम लोग? वेव फंक्शन है ये, वेव फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, वेव फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन जाई है, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो, यहाँ पे ये इक्वेशन आपको याद होना चाहिए ऑलवेज, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है? जाई क्या है हमारा? वेव फंक्शन है या वेव एम्पलीट्यूड, ये एम्पलीट्यूड है, देख लो एम्पलीट्यूड, ये एम्पलीट्यूड है, तो वेव फंक्शन कहेंगे इसको। प्लस ऊपर वाले जो ये जो लाइन है, इससे ऊपर वाले को प्लस जाई लिखा दिया, और नीचे वाले इससे नीचे वाला आया तो माइनस जाई लिखा दिया, क्लियर है ना। इट कैन बी नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी। और ये क्या है हमारा? डिस्क्राइब वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जाई क्या डिनोट करता है? वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जाई डिनोट क्या करता है बच्चे? वेव नेचर, वेव, याद कर लो ये सब बातें, वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर क्वेश्चन आता है तो डायरेक्ट पूछेगा व्हाट इज जाई, ठीक है ना, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ जाई, तो वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डिनोट करता है, क्लियर हो गया ना, ये सब बातें पढ़ लेना। अब आ जाओ जेड स्क्वायर। जेड स्क्वायर क्या होता है? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब कहाँ पर इलेक्ट्रॉन फाइंड होने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, तो जहाँ पर इलेक्ट्रॉन, मतलब ये जाई स्क्वायर है, ठीक है ना, अगर इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है तो फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगी। वही हमने लिखा भाई यहाँ पर देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंड इलेक्ट्रॉन अगर क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ जेड स्क्वायर, ठीक है ना, मतलब हायर द वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ जेड स्क्वायर ग्रेटर इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन। अगर इसका स्क्वायर ये कर लो, क्या करते हैं? मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कर लेते हैं ना। अगर इसका वैल्यू ज़्यादा है तो फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन भी क्या होगा? ज़्यादा होगा, वहाँ पर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन मिलेंगे आपको, तो ये इसको शो करता है, ठीक है ना, समझ में आई। अब देखो यहाँ पर दिया हुआ है कि जो जाई है बच्चे, इसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, इट हैव नो फिजिकल सिग्निफिकेंस बिकॉज इट इज़ अ कम्प्लेक्स नंबर। ये क्या होता है? हमारा कम्प्लेक्स फंक्शन होता है। ये क्या होता है? कम्प्लेक्स। अब ये आप पढ़ोगे बीएससी एमएससी में पढ़ते हैं इसका पूरा डिटेल्स हम लोग, बट हम +2 लेवल तक इतना पढ़ के निकाल लेते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इतना से हमारा काम चल जाता है, ओके। तो जाई का कोई फंक्शन नहीं, कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं, कोई महत्व नहीं है, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि ये कम्प्लेक्स फंक्शन है बच्चे, उसको हम लोग ड्राइव नहीं कर सकते +2 लेवल में, ओके। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। और इसमें कुछ इमेजिनरी पार्ट भी होता है, तो इमेजिनरी पार्ट होता है इसलिए इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता। समझ में आ गया आपको? जाई स्क्वायर किसको डिनोट करता है? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन का, और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अगर वो ज़्यादा होगा तो वहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी ज़्यादा होगा। बस यही सब पॉइंट आपको लिखना है, क्लियर हो गया। अब आ जाओ फीचर्स ऑफ क्वांटम मैकेनिकल, इसके फीचर्स क्या है, गुण क्या, आप क्या क्या इससे आप सीखा, आपने क्या सीखा, इससे क्या नॉलेज मिलता है, उसके बारे में हम देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमसे इससे ये जो स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन है, इससे हमें ये नॉलेज मिलता है कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज समझते हो? इंटीग्रल मल्टीपल होगा, मतलब आप क्या हो जाए, जैसे 1 इलेक्ट्रॉन होगा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वो फ्रैक्शन में नहीं होगा, उसको हम लोग कहते हैं क्वांटाइज, और वो फिक्स होगा, उतना ही होगा। गेटिंग माय पॉइंट्स? जैसे अगर फर्स्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक एनर्जी का है, तो ये हमेशा अगर 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसी में रहेगा, आप कहोगे सर इसके पास 5.5 नहीं, आप हो ही नहीं सकता ये। और अगर दूसरा में जाएगा, और दूसरे में अगर वो 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, जिसको 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देना पड़ेगा तभी इसमें जाएगा। आप सोचोगे सर इसमें 12 दे देता हूँ, 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 12 + 17 हो गया, तो इसमें नहीं जाएगा वो। इलेक्ट्रॉन क्वांटाइज, उसका एनर्जी क्या होता है? क्वांटाइज्ड होता है, मतलब उतना एनर्जी वो लेगा, ना तो उससे कम लेगा ना तो उससे ज़्यादा लेगा, क्लियर है ना। वो जंप करने के लिए उतना इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट में जाना चाहते हैं, तो उतना इलेक्ट्रॉन वो क्या करेगा? गेन करेगा, एनर्जी गेन करेगा इलेक्ट्रॉन, ओके। तो हमें क्या मिलता है इससे? नॉलेज मिलता है कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड। इतनी बात समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ एंड एग्जैक्ट पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी कैलकुलेटेड साइमल्टेनियसली। किसने कहा था? हाइजेनबर्ग ने कहा था, अभी तो मैंने आपको बताया था, ये भी यहीं से मिला उसको,
ठीक है ना। उसके बाद एटॉमिक ऑर्बिटल इज वेव फंक्शन ऑफ साई, और साई किसको डिनोट करता है? एटॉमिक ऑर्बिटल को डिनोट करता है। एटॉमिक ऑर्बिटल को डिनोट करता है कौन? साई बोलो या जाई बोलो, ठीक है ना। ये एटॉमिक ऑर्बिटल को डिफाइन करता है, जाई। क्लियर हो रहा है? तो ये सारे पॉइंट्स हैं हमारे पास। तो ये सब इतना बात समझ में लेना, इतना इंपॉर्टेंस ये है। उसके बाद स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन ये है, आप इसको याद कर लेना। ये एम किसको डिनोट करता है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैंने पहले बताया था। ई किसको डिनोट करता है? टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, सिस्टम का जो भी होगा वो टोटल एनर्जी को डिनोट करता है। वी क्या हमारे पास? पोटेंशियल एनर्जी। क्या है? पोटेंशियल एनर्जी विथ रिफरेंस टू न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से कितने दूर पे वो ऑर्बिटल है या फिर इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन तो ऑर्बिटल में ही रहता है ना, तो उसका पोटेंशियल एनर्जी कितना है वो भी हम लोग भी से डिनोट करते हैं। जाई क्या हमारे पास? वर्क फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वेव फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन है। एक्स वाई जेड क्या है? ये हमारा कोऑर्डिनेट है ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको? ठीक है बच्चे, चलिए इतना ही कवर कर लेना, इससे ज़्यादा कभी नहीं आता एग्जाम में और इससे ज़्यादा कभी आएगा भी नहीं। ठीक है ना, बस इतना ही कवर कर ले लो ये मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम के बारे में। ओके बच्चों, चलो अब आते हैं क्वांटम नंबर पे। इस पे ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन हर साल तो आता ही आता है यहाँ से। क्वांटम नंबर क्या होता है? ये नंबर होता है, 4 नंबर का सेट होता है। ये 4 सेट्स ऑफ 4 नंबर होते हैं। 4 नंबर क्या क्या होते हैं? हमारे पहला होता है हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, पढ़ा होगा आपने, जस्ट रिवीजन के लिए हम लोग इसको कवर कर रहे हैं, कुछ भी नहीं, एकदम बच्चे वाली कहानी है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को किससे डिनोट करते हैं? एन से। और ये किसको डिनोट करता है? सेल को डिनोट करता है या ऑर्बिट को डिनोट करता है। अभी इतना ही समझो, किसको डिनोट करता है? ऑर्बिट को। के का वैल्यू अगर 1 हो गया तो उसका वैल्यू क्या रखा? अरे वैल्यू 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 नंबर देना है ना, तो उसके नंबर क्या रखेंगे? 1। के लिए इसका वैल्यू क्या होगा? 1। एल के लिए क्या होगा? 2। एम के लिए क्या होगा? 3। एन के लिए क्या होगा? 4। और इस तरह से चलता रहे। तो ये है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ये है, ये नंबर से डिनोट कर रहे हैं ना इसको हम लोग। क्लियर है ना बच्चे? ये हो गया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और बाकी आप देख रहे हो यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है, थ्योरेटिकल पोर्शन लिखा हुआ है। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 2n², ये सब तो आप जानते ही होंगे। लेकिन आपको मेनली जो क्वेश्चन सॉल्व करना है, हमें उसकी बात करना है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को n से डिनोट करते हैं, और वो किसके बारे में बताता है? सेल के बारे में बताता है, ऑर्बिट के बारे में बताता है। ठीक है, और उसका वैल्यू देना है 1 2 3 4। कहाँ शुरू होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर? 1 से शुरू ही होता है, 0 से कभी शुरू नहीं होता है। ठीक है ना, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 से शुरू होगा, ये भी बात याद रखना। ओके, अब आ जाओ दूसरा पढ़ लेते हैं हम लोग, एजीमुथल क्वांटम नंबर, जिसको एंगुलर क्वांटम नंबर भी कहते हैं, और किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल एल से डिनोट करते हैं। किसके बारे में बताता है? वो बताता था सेल के बारे में, तो ये किसके बारे में बताता है? सब सेल के बारे में बताता है। क्लियर है ना? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेल, तो एजीमुथल क्वांटम नंबर सब सेल के बारे में। सब सेल क्या होता है हमारे पास? एस, जस्ट मोमेंट का बच्चों, SPDF, ये हमारा सब सेल है, याद रखना। के एलिमेंट क्या था? सेल। अरे इधर इधर देखो, के एलिमेंट क्या है? सेल। और SPDF क्या है? सब सेल है। ठीक है, इसका वैल्यू देना है ना। अरे बच्चे वैल्यू देना, नंबर देना। तो एस के लिए क्या लिखोगे? 0, पी के लिए 1, इसके लिए 2, इसके लिए 3। तो ये है हमारा एजीमुथल क्वांटम नंबर। क्लियर हो गया ना? तो सब सेल हुआ ये, उसका नंबर हमने डिनोट कर दिया, याद रहेगा। चलो अब आ जाओ यहाँ पर, ये सब उसका दिया हुआ है। एंगुलर मोमेंटम हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? h/2π√L×L+1। ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सब सेल कितना होता है? 2 × 12+1। अब ये फॉर्मूला याद करोगे ना तो कभी नहीं समझ पाओगे। ये जस्ट लिख रखा है हमने, बट इसको अपने इमेजिन, मतलब क्या कहते हैं, उसको देख के हमें पता चलता है एक और ऑर्बिटल क्या होता है, सब सेल क्या होता है, वो आप आराम से कवर कर सकते हैं। एस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 होते हैं। पी में कितने होते हैं? 6। डी में कितने होते हैं? अरे 10। एफ में 40। और ये आप ऑलरेडी जानते ही हो, तो यहाँ हमें फॉर्मूला रटा मारने की क्या जरूरत है ना? तो ऑलरेडी हम बच्चे से पढ़ते आ रहे हैं। चलो अब हम लोग कवर कर लेते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर किससे नोट करते हैं? एम से। अच्छा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर किसके बारे में बताता है बच्चे? जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेल, एजीमुथल क्वांटम नंबर सब सेल, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ऑर्बिटल, किसके? ऑर्बिटल के बारे में बताता है। ऑर्बिटल का मतलब बॉक्स, ऑर्बिटल का मतलब बॉक्स, एकदम याद कर लो जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, कभी दिक्कत नहीं होगी तुम्हें। ऑर्बिटल मतलब बॉक्स होता है, मतलब एजीमुथल क्वांटम नंबर, सॉरी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर किसको बताने वाला है? ऑर्बिटल के बारे में नॉलेज देता है। ऑर्बिटल क्या, आप डेफिनेशन छोड़ दो, ऑर्बिटल तुम जानते हो कि 3D स्पेस होता है ये, है ना? 3D स्पेस होते हैं जहाँ पर फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? मैक्सिमम होता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, दैट इज कॉल्ड ऑर्बिटल। अब ये डेफिनेशन की बात नहीं करते हम लोग यहाँ पर, हम लोग नीट जी के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं, तो डेफिनेशन का यहाँ पर कोई गुंजाइश ही नहीं है। चलो देखो, अब यहाँ पर ये बात याद करना है कि जो अगर हमें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर निकालना है तो इसका वैल्यू डिपेंड करता है, वैल्यू ऑफ एम, क्या लिखेंगे यहाँ पर? वैल्यू ऑफ एम इक्वल टू -L2 + L, इस पर डिपेंड करता है। ये इंपॉर्टेंट है, बस इतना समझ लो ना तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर खत्म हो गया।
ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। ऑर्बिटल इज डिनोटेड बाय बॉक्स, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिख रखा है। एस ऑर्बिटल में क्या होता है, जीरो डिजेनरेट मतलब सर्कुलर होता है ना, उसमें क्या होता है, सर्कुलर होता है। उसके बाद कोई डिजेनरेट ऑर्बिटल्स नहीं होते हैं। डिजेनरेट ऑर्बिटल किसको कहते हैं, ये हमने बहुत बार बातें कर चुका है। जैसे पी के लिए हुआ तो पी के लिए क्या लिखते हैं, पी एक्स, पी वाई, पी जेड, पढ़े हो ना इसको पी एक्स कहते हैं, इसको पी वाई कहते हैं, इसको पी जेड कहते हैं ना। तो ये सारे डिजेनरेट ऑर्बिटल, कितने ऑर्बिटल है, 3। पी में कितने, पी क्या है, अरे बच्चे पी तो सब सेल है। अब पी एक्स क्या है, ऑर्बिटल है। इधर ध्यान दो, पी एक्स, पी वाई, पी जेड, ये क्या है तुम्हारा, ऑर्बिटल है। और पी क्या है, ये तो सब सेल है, अभी मैंने पढ़ा था। क्लियर है ना। चलो अब यहाँ पर देखो, हम इसका क्वेश्चन भी सॉर्ट आउट करेंगे, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। मान लो तुम्हारे पास एल का वैल्यू है 2, तो बताओ एम कितना हो जाए, कितने ऑर्बिटल, एम मतलब ऑर्बिटल, अरे एम मतलब ऑर्बिटल, अभी तो बताया था। तो एल के वैल्यू पे डिपेंड करता है, एल का वैल्यू आपको 2 रखा है, तो क्या एम का वैल्यू क्या होगा, -2 से चलो +2, बहुत बढ़िया, लिखो -2, -1, 0, 1, 2, कितने नंबर हुए, वैल्यू मत चेक करो, नंबर देखो, 1, 2, 3, 4, 5, तो कितने बॉक्स बनेंगे यहाँ पर, 5 बॉक्स। ऑर्बिटल मतलब क्या बताया था मैंने तुमको, भी बॉक्स बताया था। तो कितने बॉक्स बनाओगे, 5 बॉक्स बनाओगे। यहाँ पर वैल्यू क्या देंगे, 0, -1, -2, +1 और 2। अब इसमें नहीं रखेंगे, इधर लिखेंगे। और इसका भी नाम होता है dxy dy², पता है ना आपको, ये इसका नाम रखते हैं हम लोग, अभी पढ़ेंगे। तो इस तरह से हम लोग क्या देखा कि ऑर्बिटल हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से क्या कैलकुलेट करते हैं हम लोग, ऑर्बिटल कैलकुलेट करते हैं। और ये ऑर्बिटल का नंबर किस पे डिपेंड करता है, वैल्यू ऑफ एल पे डिपेंड करता है। वही आपको अगर एल का वैल्यू पता है तो एम निकल जाएगा, अगर एल का वैल्यू पता ही नहीं तो एम कैसे निकालेंगे हम लोग। क्लियर है ना। तो अगर एल का वैल्यू दिया हुआ है तब आपको क्या निकल जाएगा, एम। और एल का वैल्यू दिया हुआ तो उसमें प्लस माइनस करके उसके बीच का रेंज निकाल लो, और जितना नंबर आया ना उतने बॉक्स बना दो, दैट इज ऑर्बिटल। एकदम क्लियर है। स्पिन क्वांटम नंबर का तो कोई यूज ही नहीं है बच्चे, कब भी क्वेश्चन इसका तो कोई यूज ही नहीं है। मतलब ये क्या दिखाता है, ये ओरिएंटेशन दिखाता है। क्या दिखाता है, रोटेशन दिखाता है, डायरेक्शन दिखाता है, ओरिएंटेशन दिखाता है, किसका, इलेक्ट्रॉन का, इन एन ऑर्बिटल। अच्छा आपको ये बात तो पता चल गया ना, इलेक्ट्रॉन रहता है कहाँ, इलेक्ट्रॉन ना तो सेल में रहता है ना सब सेल में रहता है, वो रहता है ऑर्बिटल में, मतलब बॉक्स में रहता है। पता चल गया ना आपको। तो उस बॉक्स में उसका ओरिएंटेशन कैसे, आपको अभी तो बताया था, ये आपका बॉक्स है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन इस तरह से, एक इलेक्ट्रॉन, चलो यहाँ पर बनाते हैं, देखो जस्ट मोमेंट, यहाँ देखो इधर यहाँ बॉक्स हुआ, ये ऑर्बिटल है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन और ये एक इलेक्ट्रॉन, ये अपोजिट स्पिन का। इसको मान लेते हैं +½ तो इसको क्या मानना पड़ेगा, दूसरे वाले को -½ मान लेते हैं। अब बोलो सर मैं इसको माइनस मान लो, कोई दिक्कत नहीं, इसको क्या मानना पड़ेगा प्लस, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। स्पिन क्वांटम नंबर इज टू मच इजी, है ना, तो इसका कोई यूज भी नहीं है। न्यूमेरिकल पोर्शन पॉइंट ऑफ व्यू से इसका कोई यूज नहीं है। तो न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपका यूज आता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और ये याद रखना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो बच्चे अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन देखो, हाउ मैनी ऑर्बिटल्स एंड और क्या देखा, हाउ मैनी सबसेल एंड ऑर्बिटल्स आर प्रेजेंट इन n = 3। अब ये n क्या है बोलो, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना दिया हुआ है, 3। तो पूछ रहा है कितने सेल होंगे, यहाँ पर कितने सेल होंगे, और सॉरी सेल तो यही है, ये तो सेल है, सॉरी जस्ट अ मोमेंट बच्चे, प्यारे बच्चों, ये तो सेल ही है। पूछ रहा है कितने सबसेल, सबसेल क्या होता है, S P D F, यही होता है ना। अच्छा S कहाँ शुरू होता है, 1 से शुरू होता है, P कहाँ शुरू होता है, 2 से, ये कहाँ से, 3 से, और F 4 से। आपको दिया हुआ हाईएस्ट कितना, 3, तो मतलब 3 में S भी आने वाला है, P भी आने वाला है, D भी आने वाला है। अरे देखो ना इधर, S किस में होता है, 1 में होता है। आपको 3 तक जाना है तो कहाँ तक जाएंगे, D तक जाएंगे। अब पूछ रहा है इलेक्ट्रॉन कितना होगा, ऑर्बिटल पूछ रहा है, तो S के लिए कितने ऑर्बिटल बनाते हो, अरे 1 बॉक्स। P के लिए कितने बनाते हो, 3 बॉक्स। क्लियर है ना, कितने बॉक्स बनाते हो, 1 2 3, जस्ट मोमेंट, ज़्यादा बना दिया क्या मैंने इसको। देखो P के लिए कितने बॉक्स बनाएंगे, 3 बॉक्स बनाएंगे, और ये D के लिए कितने बॉक्स बनाएंगे, यही है ना, 3 ही है ना, तो D के लिए कितने बनाएंगे, 5। तो जोड़ लो इसको, 5 3 8 1 9, तो टोटल कितने होंगे यहाँ पर ऑर्बिटल, 9। देखो यहाँ पे टोटल ऑर्बिटल 9, और सबसेल कितने होंगे, 3। कौन कौन है, SPDF 1 2 3। अरे एकदम टू मच कीजिए, और ये फॉर्मूला है, आप ये फॉर्मूला याद कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप जब बनाओगे क्वेश्चन तो ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखो, फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर विच n = 2, m = 0, s = 2। बताओ n = 2 मतलब ये कौन सा सेल है, L सेल है। n का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 2, तो क्या होगा, K और L होगा, K और L, ठीक है ना, तो क्या होगा, ये L होगा। अच्छा बताओ
यहाँ पर एल का वैल्यू क्या होगा, एल क्या हमारे पास एजिमुथल क्वांटम नंबर, एजिमुथल क्वांटम नंबर एल का वैल्यू 2 है, तो एक तो 1 में भी क्या है 1 होगा और 2 होगा, तो 1 में क्या आएगा एस, 2 में क्या आएगा एस और पी दोनों आता है। अरे पता है कि नहीं, आता है नहीं यहाँ पर, क्लियर है ना। तो मतलब यहाँ पे क्या हो गया एस हो गया और पी आ गया। एम का वैल्यू क्या होगा, एस के लिए एल का वैल्यू क्या होता है 0, तो ये एम का वैल्यू क्या होगा 0 होगा, और पी के लिए -1 0 1 होगा कि नहीं होगा। तो हमने फिगर बना लिया। और यहाँ पर आपको क्या दिखना है, फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन। अब बताओ एस के लिए कितना बॉक्स बनाना था तुमको, अरे इधर देखो एस के लिए कितना बॉक्स बनाना था 2, सॉरी 1, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन रहना था। पी के लिए कितना बॉक्स बनाना था 3, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल कितना हो गया 8। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। हाँ लेकिन आप क्या कर रहे हैं कि m = 0, m = 0 मतलब m = 0 मतलब समझ में आ रहा है तुमको, m = 0 मतलब क्या हो गया कि m का वैल्यू हमारा 0 आ रहा है, मतलब l का भी वैल्यू क्या होगा 0 होगा। मतलब हम p की बात नहीं करेंगे, सिर्फ किसकी बात करेंगे s की बात करेंगे। s के लिए ही तो l का वैल्यू 0 तो m का वैल्यू 0, जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 2, और साथ में क्या दिया हुआ और देखो +½ की बात करते किसकी। अब यहाँ पर मैंने आपको क्या समझाया था, एक होगा -½ दूसरा होगा +½ तो +½ वाला तो एक ही है ना, तो कितने इलेक्ट्रॉन बनेंगे यहाँ पर, कितने इलेक्ट्रॉन बनेंगे 1 इलेक्ट्रॉन बनेंगे, कितने इलेक्ट्रॉन बनेंगे 1। अब आ जाओ +½ वाला कितना होगा, एस में होगा 1 इलेक्ट्रॉन, एस में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 1, और पी में कितने इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, सब जगह। तो यहाँ पर देख लो हमने बना रखा है एस में कितने 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ पर +½ वाला कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 1, यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे +½ वाला 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन, सब में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 2 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 2। क्लियर हो गया। हमें किसके लिए निकालना था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना था, n = 2 m = 0, m = 0, m = 0, तो s के लिए तो 0 ही है। और यहाँ पर देखो यहाँ पर ये भी तो 0 ही है ना, तो एक यहाँ पर आ गया और एक यहाँ पर। अरे दिख रहा है कि नहीं, देखो इधर देखो तो सही, समझ में आ जाएगा। तो कुछ नहीं है, ये 0 है ना, ये 0 है, ये तो -1 है, ये +1 है। हमें 0 के लिए पूछ रहा है ना, m के लिए क्या पूछ रहा है 0 के लिए, यहाँ देखो m 0, तो ये हो गया +½ ठीक है। और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन था तो उसमें एक ये भी एस का ही है, तो इसमें भी कितने 2 इलेक्ट्रॉन। समझ में आया कि नहीं आया, आगे समझ, उसी तरह से ये बना लेना, समझ में आ जाएगा। अब आ जाओ शेप साइज ऑफ द ऑर्बिटल्स, शेप साइज ऑफ ऑर्बिटल। आपको पता होगा जो एस ऑर्बिटल होते हैं वो कैसा होता है, सर्कुलर होता है। मैं सीधा लिख रहा हूँ, इतना कहानी पढ़ने की जरूरत नहीं है। सर्कुलर होता है। पी कैसा होता है, डम्बल होता है, कैसा होता है, डम्बल होता है ना। और डी कैसा होता है, डबल डम्बल होता है, डबल डम्बल होता है। क्लियर हो रहा है प्यारे बच्चों, डम्बल डम्बल होता है, ठीक है। अच्छा ये मैंने बना रखा है सर्कुलर डम्बल, और ये डी का क्या बनाया मैंने, डबल डम्बल, 2 बार डम्बल बनाएंगे। क्लियर हो गया, सीधी सी बात है। अब उसका नेमिंग कर दिया मैंने, तो तुम आराम से नाम कर सकते हो ना बच्चे। ये एस के लिए ये न्यूक्लियस हो गया, और ये इसका फर्स्ट ऑर्बिट हो गया। क्लियर हो गया, ये फर्स्ट ऑर्बिट और ये न्यूक्लियस, ये फर्स्ट ऑर्बिट, ये सॉरी न्यूक्लियस, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, इस तरह से हमने बना दिया, कोई दिक्कत नहीं है। पी में आ जाओ। अब यहाँ पे एक्स वाई एक्सिस ले लो, एक्स वाई एक्सिस। अगर तुम्हें कह रहा है क्या ड्रॉ करना मुझे, डी, अच्छा पी पढ़ रहे हैं ना, सॉरी जस्ट अ मोमेंट, पी पढ़ रहे हैं तो क्या लिखेंगे पहले, पी एक्स बनाना, सॉरी एक सेकेंड, पी एक्स बनाना। तो मान लो ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, तो ये बना लेंगे एक्स एक्सिस के लोग, ये हो गया पी, ये हो गया पी एक्स। आई समझ में। उसी तरह से वाई कहेगा तो क्या करेंगे, पहले नेमिंग कर देंगे हम लोग, ये एक्स वाई और ये जेड, तो वाई एक्सिस ये हो गया पी वाई। अरे बच्चे वाली कहानी तो बना लोगे ये सब। डी एक्स वाई इसी तरह से हमारा, मान लो हमें क्या दिया हुआ है, डी एक्स वाई दिया हुआ है। देखो इधर इधर देखो डी एक्स वाई, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, हमें 2 एक्सिस लेना है, एक्स और वाई लेना बस, ठीक है ना, क्योंकि 2 ही देखो 2 ही दे दिया हुआ है ना, 2 ही लेना है। ये ले लिया हमने एक्स और ये ले लिया वाई, ठीक है। अब क्या करते हैं, ये बिटवीन द एक्सिस आता है, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, ये सब बिटवीन द एक्सिस आता है। तो बिटवीन द एक्सिस ऐसे कर दिया, गेटिंग माय पॉइंट। देखो, और जो हमारा बचता है, एक लास्ट वाला बचता है डी एक्स स्क्वायर, और दूसरा क्या बनता है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये ऑन द एक्सिस बनता है, कहाँ बनता है, ऑन द एक्सिस। तो क्या करेंगे, इस तरह से एक्सिस ले लेंगे, मान लो इसको हमने क्या बना लिया, एक्स बना लिया, तो एक बड़ा लोब ले लेंगे और दूसरा लोब ले लेंगे। अब कहोगे सेम लोब ले लो सर, तो आपको दिखाई नहीं देगा। अब सेम बराबर बड़ा ड्रॉ कर कैसे पता करोगे कि 2 बार है, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा, ओके। उसी तरह से इसका कर लेंगे हम लोग, डी एक्स वाई और जेड एक्स, देख लो यहाँ पर बनाया हुआ ऑलरेडी, आप समझ लेना, ठीक है बच्चे। एक्स एक्सिस ले लिया, वाई एक्सिस ले लिया, एक्स पे ऐसे ड्रॉ कर दिया, वाई पे ऑन द एक्सिस ड्रॉ कर लिया बस, और डी जेड एक्स वाई का उसी तरह से कर लिया जेड एक्सिस के लो। क्लियर हो गया।
अब आ जाओ नोड्स। नोड्स भी क्या होता है, एक स्पेस होता है, 3D स्पेस, 3D स्पेस होता है। अच्छा, नोड्स और ऑर्बिटल में क्या अंतर है, देखो नोड्स होता है, ऑर्बिटल क्या होता है, अभी तो बताया था ऑर्बिटल। ऑर्बिटल होता है 3D स्पेस वेयर इलेक्ट्रॉन्स आर मैक्सिमम। अरे बच्चे, ऑर्बिटल्स होता है 3D स्पेस वेयर फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। और नोड्स क्या होता है, इट इज ऑल्सो द 3D स्पेस वेयर द फाइंडिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज जीरो, मतलब एकदम लिस्ट जीरो या होगा ही नहीं, उसको क्या कहते हैं, नोड्स कहते हैं। नोड्स और ऑर्बिटल में यही डिफरेंस है, ठीक है। अब आ जाओ, ये 3D स्पेस होता है, मैंने डिफाइन कर दिया। दो तरह के होते हैं, एक एंगुलर नोड्स होते हैं, दूसरा रेडियल नोड्स होते हैं। एंगुलर नोड्स और रेडियल नोड्स। एंगुलर नोड्स को हम लोग प्लेनर नोड्स भी कहते हैं। मान लो ये हमने पी एक्सिस ड्रॉ किया, तो इसका प्लेन कैसा है, इसको अगर दो पार्ट में कट कर तो इस तरह से ये प्लेन चला जाएगा, इसको दो पार्ट में कट कर देगा, है ना, ये इसको दो पार्ट में क्या करेगा, कट कर देगा, तो एक ही प्लेन बनेगा ना, तो इसलिए यहाँ पर कितने बनेंगे, 1 होगा, ठीक है। तो इट इज प्लेनर वेयर फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, जीरो तो होना ही होना है ना। फॉर्मूला क्या होगा इसका, एल होता है। फॉर्मूला क्या होता है, एल, स्मॉल एल, एजीमुथल क्वांटम नंबर। अरे इधर देखो, एजीमुथल क्वांटम नंबर को हम लोग एंगुलर से, एंगुलर पढ़ा था ना, अभी तो बताया था मैंने तुमको, किसमें, एजीमुथल क्वांटम नंबर और एंगुलर क्वांटम नंबर, सेम, उसको एल से डिनोट करते हैं। तो एल का वैल्यू जो होगा वही होगा एंगुलर नोड्स में, क्लियर हो गया। तो अगर मान लो हमें निकालना है एंगुलर नोड्स फॉर एस या पी के लिए निकालना है, तो पी के लिए एल का वैल्यू क्या होता है, 1, एस के लिए क्या होता है, 0। कितने नोड्स होंगे, एस में 0 नोड्स होंगे, एंगुलर नोड्स होंगे। पी में कितने एंगुलर नोड्स होंगे, 1। अब यहाँ पे 2p दे दे, 4p दे दे, 5p दे दे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कितने एंगुलर नोड्स होंगे, 1 ही होगा, क्योंकि 5 से डिनोट करता है, p पे डिनोट करता है, क्लियर है ना। अच्छा, अब रेडियल नोड्स या स्फेरिकल नोड्स भी कहते हैं इसको हम लोग, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है n-l-1, याद रखना ये वाला बात। टोटल नोड्स का फॉर्मूला होता है n-1। टोटल नोड्स क्या होता है, n-1, याद कर लेना इसको। टोटल नोड्स कितना होंगे, n-1। एंगुलर नोड्स कितना होगा, l, ओके। तो बताओ रेडियल नोड्स कितने होंगे, रेडियल नोड्स होंगे n-l-1। अब जो भी पूछे ना, n क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l क्या है, ज्योमेट्रिकल क्वांटम नंबर, 5p, 6p, 10p, कुछ भी पूछे आराम से कैलकुलेट कर सकते हो, बहुत सुंदर कर लोगे ना बच्चे, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, ओके। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन कर रखा है, फाइंड टोटल नोड्स इन 5p, 5p, तो हमें p देखना है ना बच्चे। तो टोटल नोड्स कैसे निकालते हैं, n-1, देखो तो सही कहाँ गया, यहाँ पे देखो टोटल नोड्स, तो n कितना है, 5 है ना, तो 5 - 1 कितना हो गया, 4। आई समझ या नहीं है। अब यहाँ पे रेडियल नोड्स भी निकाल सकते हो, एंगुलर नोड्स भी निकाल सकते हो, टोटल कितना होगा, 4 होगा, देखो 4 है ना आंसर, क्लियर हो गया, बच्चे वाली कहानी थी। अब आ जाओ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में कहता है अबो प्रिंसिपल का यूज हुआ, क्यों, अबो कोई केमिस्ट नहीं था, अबो मतलब होता है अरेंजमेंट, सिस्टमेटिक अरेंजमेंट, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अबो कहते हैं, ठीक है ना। तो अबो प्रिंसिपल हम लोग देख लेते हैं। अबो प्रिंसिपल इलेक्ट्रॉन का ये बताता है, और इलेक्ट्रॉन को अरेंज करते हैं इन द ऑर्बिटल्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, ठीक है। पहले वो लोअर एनर्जी ऑर्बिटल में जाएगा, फिर उससे हायर एनर्जी, फिर उससे हायर, फिर इससे हायर, ठीक है। और एनर्जी कैसे कैलकुलेट करते हैं बच्चे, एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल कैलकुलेट करते हैं बच्चे, कैसे, n+l रूल से। किससे, n क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l क्या है, एजीमुथल क्वांटम नंबर। l का वैल्यू याद है, कहाँ शुरू होता है, 0, 1, 2, कहाँ से, और ये n का वैल्यू कहाँ शुरू होता है, 1, 2, 3 से, पता है ना, ये मैंने बताया था शुरू में ही, n का वैल्यू कहाँ शुरू होता है, 1, 2, 3, और l का वैल्यू कहाँ शुरू होता है, 0, 1, 2 से शुरू होता है, क्लियर हो रहा है। चलो उसी तरह से अगर मैं एनर्जी देखूँ तो इसका एनर्जी कितना होगा, 1 + 0, अरे 1 + s का वैल्यू 0 होता है, 0, 1 आएगा, 2 का 2 + 0 2 हो गया। धीरे धीरे एनर्जी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर का एनर्जी है, क्लियर हो गया। ये इलेक्ट्रॉन को कैसे निकालते हैं, n+l रूल से निकालते हैं, क्लियर हो गया। अब आ जाओ यहाँ से, ट्रिक भी मैंने बता रखा है, अगर आपने पढ़ा होगा तो यहाँ पर क्या ट्रिक है हमारे पास। हाँ, अगर कभी कभी क्या होता है कि n+l रूल में कभी कभी सेम वैल्यू आ जाए, जैसे अभी मान लो हमने ले लिया 3D, इसका वैल्यू बताओ कितना होता है, 3 + 2 कितना हो गया, 5, और हमने मान लिया 4p, कितना हो गया, 4 + 1 कितना हो गया बताओ, 5, ठीक है। तो इसका भी वैल्यू 5, इसका भी 5 वैल्यू। अब किसका एनर्जी कम, जिसका सेल कम, ये सेल इधर देखो, इधर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसका कम उसका एनर्जी कम, तो इसका एनर्जी कम, जबकि दोनों क्या, n+l रूल वैलिड नहीं हुआ यहाँ पर। जिसका ऑर्बिट नंबर ज़्यादा होगा उसका एनर्जी ज़्यादा होगा, जिसका ऑर्बिट नंबर कम होगा उसका एनर्जी कम होगा। पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, 3D में जाएगा, उसके बाद किस में जाएगा, 4p में जाएगा, ओके बच्चों। और ये ट्रिक है SS, PS,
PS, DPS, DPS, FDPS, FDPS। ठीक है, कोई दिक्कत होगा तो आप पूछ लेना, मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे 1, यहाँ पे लिखेंगे 2। अब P कहाँ शुरू होता है, 2 से, तो यहाँ पे लिखो 2, यहाँ पे 3, फिर 2P आ चुका तो यहाँ फिर P आ गया तो क्या लिखोगे 3, 4। यहाँ पे D कहाँ शुरू होता है, 3 से, 3, 4, 5, फिर D आ गया तो 4, 5, 6। अब ये 4 कहाँ शुरू होता है, सॉरी F कहाँ शुरू होता है, 4 से, 4, 5, 6, 7। अब 4 F तो 4 में आ चुका है, अब क्या लिखेंगे 5, 6, 7, 8। एकदम सिंपल है। अब इलेक्ट्रॉन फिलअप करना है, बता दो, S में 2 इलेक्ट्रॉन, S में 2 इलेक्ट्रॉन, P में 6 इलेक्ट्रॉन, ऊपर में लिख दो तो क्या बनेगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। लिखते जाओ सबको इस तरह से, इस तरह पले पले उतार दीजिए, बस बच्चे वाली कहानी। आई समझ में या नहीं है समझ? ठीक है, अब आ जाओ पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहता है कि अगर कोई भी ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, कोई भी ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, मान लो 2 ऑर्बिटल है और इसमें 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, तो चारों सेट्स ऑफ क्वांटम नंबर इक्वल नहीं होगा। सही बात है। अगर मान लो ये हमारा 1s1 है और ये 2s1 है, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, तो यहीं पे चेंज हो गया। ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इस अलग अलग हो गया। हाँ, ये भी ऐसा है, ये भी ऐसा है, इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी L, N सब बराबर होगा, लेकिन N क्या हो गया, N डिफरेंट हो गया ना, ये 1 है, ये 2 है। तो चारों वैल्यू कभी भी बराबर नहीं होगा। ये आपसे क्वेश्चन आता नहीं है, मतलब नीट में आ सकता है, नीट में आ सकता है, आपको पूछ लेगा इस तरह से थ्योरेटिकल पोर्शन। तो आप बता सकते हो कि पॉलिज ने बताया था कि कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन मान लो सेम ऑर्बिट में हो, सेमी ऑर्बिटल में हो, यहाँ पर और यहाँ पर, तो अपोजिट स्पिन को, तो यहाँ पर मान लो 2s2, तो इसके लिए भी क्या होगा 2, इसके लिए भी क्या होगा, n का वैल्यू 2 होगा ना, बोलो। इसके लिए भी L का वैल्यू कितना, S, और इसके लिए भी L क्या है, S है कि नहीं, बताओ। इसके लिए भी M का वैल्यू कितना होगा 0, और इसके लिए भी M, अरे याद है ना, L का वैल्यू S के लिए 0 होता है, लेकिन S का वैल्यू क्या हो गया +½ तो ये क्या हो जाएगा माइनस। तो इस तरह से वो क्या होगा, चारों वैल्यू कभी भी बराबर नहीं होगा। 4 सेट्स ऑफ क्वांटम नंबर विल नॉट बी सेम फॉर 2 इलेक्ट्रॉन्स इन ऑफ इलेक्ट्रॉन विच मे बी इन सेम ऑर्बिटल और मे बी इन डिफरेंट ऑर्बिटल्स। ओके बच्चों, वही मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर तुम मैग्नीशियम की बात करो तो यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन कर दिया, देखो आराम से कर दिया। अब आ जाओ हुंड्स रूल की बात करते हैं। हुंड्स रूल कहता है कि ऑल इन द डिजेनरेट ऑर्बिटल्स 1 by 1। अब इलेक्ट्रॉन का जो फिलअप करेंगे ना, पहले 1 by 1 करेंगे, मतलब पहले वो अपोजिट स्पिन का क्या होगा, इलेक्ट्रॉन 1 by 1 फिलअप होगा। मान लो इस तरह से है हमारे पास, और आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या करोगे, यहीं पर फिलअप कर दोगे क्या, नहीं ऐसे नहीं करेंगे सर। क्या करेंगे, पहले सिंगली फिल्ड करेंगे। क्या करेंगे, सिंगली फिल्ड करेंगे, पहले यहाँ और फिर यहाँ, पहले सिंगली फिल्ड होगा, मतलब पहले वो सिंगली फिल्ड होगा एंड देन आफ्टर पेयर्ड अप, उसके बाद वो क्या करेंगे, पेयर्ड अप करेंगे। ये हुंड्स ने कहा था जबरदस्ती नहीं करने का। पहले इलेक्ट्रॉन को आप क्या करो, जितना भी इलेक्ट्रॉन है पहले सिंगल फिल्ड करो, जहां तक जा रहा है ना पहले सिंगल 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 फिल्ड करो, आफ्टर देन यू हैव टू पेयर्ड अप। ओके बच्चे, ये बच्चे वाली कहानी। चलो ये मैंने यहाँ पे थ्योरेटिकल समझा दिया है। अब आ जाओ, यहाँ पर आ जाता है एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड ऑर्बिटल्स। आपको पता होगा कि जो भी ऑर्बिटल अगर हाफ फील्ड है, मतलब ये हाफ फील्ड है ना, अगर ये एस ऑर्बिटल है और 1 इलेक्ट्रॉन तो क्या है, हाफ फील्ड है। और ये अगर हमारा इस तरह से है तो ये भी क्या है, फुल फील्ड है, तो ये हमारा क्या है, पूरा स्टेबल है। ठीक है, तो जो हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स होते हैं और फुल फील्ड ऑर्बिटल होते हैं वो क्या होता है, हाईली स्टेबल होता है विथ रेस्पेक्ट टू अदर्स। मान लो हमारे पास डी वाला है इस तरह से, यहाँ पर मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, 1 2 3 4 5 के ज़्यादा बना लिया क्या, 1 सेकेंड मोमेंट, 1 सेकेंड बच्चे। ये मानो अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, ठीक है ना, और दूसरा मैंने बता लिया यहाँ पर इस तरह से, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, ये मोर स्टेबल है क्योंकि ये हाफ फील्ड है और ये स्टेबल नहीं है। क्लियर है ना, क्योंकि इसमें 3 इलेक्ट्रॉन। तो जो हाफ फील्ड होता है या फिर ऑटोमेटिकली तुम इसको फुल फील्ड कर दो, सारे में इलेक्ट्रॉन भर दो 10 इलेक्ट्रॉन, तो ये फुल फील्ड और हाफ फील्ड क्या होता है, मोर स्टेबल होता है। और वो क्यों होता है, ड्यू टू सिमेट्री ऑफ ऑर्बिटल्स। क्यों होता है, ये पूछता है कभी कभी, ड्यू टू सिमेट्री ऑफ ऑर्बिटल्स और एक्सचेंज एनर्जी, ड्यू टू सिमेट्री ऑफ ऑर्बिटल्स एंड एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। और सिमेट्री ऑफ ऑर्बिटल्स क्या होता है, ये बोर्ड का क्वेश्चन होता है कि मान लो एक मतलब 2p से इलेक्ट्रॉन जाना है 2s में जाना है, तो थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंस है, इसका वैल्यू आ गया 2 और इसका वैल्यू आ गया 3, तो 2 से 3 में जाना है, तो यहाँ पर क्या होगा, सिमेट्री
क्या हो जाएगा, इसको हम लोग सिमेट्री कहते हैं, मतलब इक्वल लेवल का करीब करीब एनर्जी लेवल है यहाँ पर, है कि नहीं है। अब अगर मान लो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन जाना है 2s से 5d में जाना है, तो बताओ यहाँ पर ये 2s कितना वैल्यू है, n प्लस एल से लगाऊँ तो 2, और ये 5 का वैल्यू कितना हो गया, 5 + 2 कितना हो गया 7। अब 2 से 7 में इलेक्ट्रॉन एनर्जी जाए, सॉरी 2 से 7 में इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन हो रहा है, जा रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, तो यहाँ पर सिमेट्री नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि बहुत का डिफरेंस, एनर्जी का बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। क्लियर है ना, तो उसको सिमेट्री ऑफ ऑर्बिटल्स कहते हैं। तो वहाँ पर अगर 2 से 3 में जा रहा है तो सिमेट्री ऑफ ऑर्बिटल्स होता है, और तुरंत वहाँ पर क्या चलाता है, वो ट्रांसफर हो सकता है, इजीली ट्रांसफर हो सकता है, और वो क्या होता है, मोर स्टेबिलिटी गेन कर लेता है। ठीक है ना, तो सिमेट्री लीड्स स्टेबिलिटी, क्योंकि वो तुरंत उसमें चला गया और स्टेबल आ जाएगा। लेकिन यहाँ से यहाँ जंप करने में, अरे बच्चे पॉसिबल है ही नहीं, वो जा ही नहीं सकता, तो वो स्टेबिलिटी गेन नहीं कर सकता। तो ड्यू टू सिमेट्री ऑफ ऑर्बिटल्स, सिमेट्री ऑफ ऑर्बिटल समझे, मतलब वो एनर्जी जो होना चाहिए ना, ऑर्बिटल डिफर इन स्लाइटली इन एनर्जी, थोड़ा सा स्लाइटली डिफर होना चाहिए एनर्जी का, उसको सिमेट्री ऑफ ऑर्बिटल्स कहते हैं। अब मान लो, अरे इधर देखो, इधर ये तुम्हारा छत है और ये दूसरे का छत है, तुम आराम से इस पर जंप कर सकते हो, लेकिन अभी ये हमारा पहला है और ये दूसरा ऑर्बिटल है, मान लो। अब ये तुम्हारा छत और एक छत यहाँ पर, अब यहाँ से जंप करूँ, पॉसिबल तो है नहीं, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर ये सिमेट्री नहीं है, ये सिमेट्री नहीं है, और ये सिमेट्री है, क्यों, आराम से आ सकता है। तो यहाँ पर एनर्जी का क्या है, थोड़ा सा डिफरेंस है, और यहाँ पर एनर्जी का क्या है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। अरे अब इससे अच्छा क्या समझाऊँ तुमको। ओके, अब आ जाओ एक्सचेंज एनर्जी। एक्सचेंज एनर्जी क्या होता है बच्चे, कि जो हाफ फील्ड और कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है ना, वहाँ पर एक्सचेंज एनर्जी मैक्सिमम होता है। मतलब अगर हाफ फील्ड और फुल फील्ड में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा एनर्जी का क्या होता है, रिलीज होता है। अब इलेक्ट्रॉन अगर ट्रांसफ़र करे ना, कहीं से इलेक्ट्रॉन जंप करके कहीं पर जाए, तो वहाँ पर एनर्जी रिलीज होता है। देखो मैंने लिखा हुआ, एनर्जी इज ऑलवेज रिलीज्ड ड्यूरिंग द एक्सचेंज और ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब कभी भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा तो एनर्जी क्या होगा, वहाँ से रिलीज होगा। लेकिन अगर हाफ फील्ड और फुल फील्ड के केस में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, उसको हाफ फील्ड बनाने के लिए और फुल फील्ड बनाने के लिए, मान लो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन डालूँ तो ये हाफ फील्ड हो जाएगा। उस केस में बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एनर्जी क्या होता है, रिलीज होता है। और जितना ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगा, एक्सचेंज एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, जितना ज़्यादा एनर्जी रिलीज होता है ना वो ऑर्बिटल, उतना ज़्यादा क्या होता है, स्टेबल होता है। तो हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स जो होंगे वहाँ पर बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होता है, फुल फील्ड के केस में बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होता है, इसीलिए हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल। तो आप सीधा बताना, यहाँ पर ये बोर्ड लेवल में क्वेश्चन आता है। आपको अगर कोई पूछता है कि हाफ फील्ड और फुल फील्ड ऑर्बिटल्स, व्हाई आर हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड ऑर्बिटल आर मोर स्टेबल, तो ड्यू टू सिमेट्री ऑफ ऑर्बिटल्स एंड एक्सचेंज एनर्जी। और फिर फर्दर पूछता है कि सिमेट्री ऑफ ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी क्या होता है, तो आप उसको एक्सप्लेन कर देना। ओके बच्चे, कोई दिक्कत? तो अभी हमने इसको फिनिश कर लिया यहाँ तक, और इसके बेसिस पे हमने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके असाइनमेंट में डाल रखा है, जो हमारा मतलब 5 ईयर्स 6 ईयर का इधर जो आस्क्ड PYQ क्वेश्चन है नीट और जी में आया हुआ है, तो उसको हम लोग कवर करेंगे ये क्लासेस में। अभी तब तक ये जो कंसेप्चुअल पोर्शन है, जो थ्योरेटिकल पोर्शन है, और मैंने कुछ क्वेश्चन भी यहाँ पर करवाया, तो उसको कवर कर लेना। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और वहाँ पर हम लोग असाइनमेंट के क्वेश्चन सॉर्ट आउट करेंगे। ओके, और अगर आपको इसमें अभी कोई भी दिक्कत होगा, कंसेप्ट समझ में नहीं आएगा, तो इससे भी रिलेटेड जो भी आपको प्रॉब्लम आएगी वो आप हमारे क्लास में ज़रूर पूछना। आई विल एक्सप्लेन दैट इन डिटेल्स। ओके बच्चों, टेक केयर।